आपको पाई डिबेट में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आलमी दुनिया में इस वक्त महंगाई क्यों बढ़ रही है, या इस वक्त महंगाई क्या आलमी दुनिया का मसला है भी कि नहीं। पहला इस सवाल का जवाब ये बनता है कि कुछ ममालिक के लिए ये एक बड़ा मसला है, कुछ ममालिक के लिए ये शायद एक बड़ा मसला नहीं है, ये सिर्फ एक कंसर्न है। हमें इसको डिफ़ाइन इस तरह से करना होगा कि ममालिक ने अपने महंगाई के टारगेट्स को क्या रखा हुआ था, या हमारी ज़ुबान में कह लें कि इन्फ्लेशन के टारगेट्स को क्या रखा हुआ था। जो ममालिक अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं वो उनके लिए इस वक्त ये एक मेजर इशू है, और जो ममालिक अपने टारगेट से डेविएट नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ा मसला इस वक्त नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंट्री है, उसने अगर अपना इन्फ्लेशन का टारगेट ही 7% रखा हुआ था और वहाँ पे इन्फ्लेशन अगर 7% है तो उसके लिए तो जाहिर है ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन एक कंट्री जिसने अपने मुल्क के लिए इन्फ्लेशन का टारगेट 2% रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर अगर इन्फ्लेशन इस वक्त 7% है तो वो अपने टारगेट से 5% डेविएट कर रहा है, तो वहाँ पर ये एक बड़ा मसला है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा सवाल बनता है वो ये है कि जिन ममालिक के लिए ये एक बड़ा मसला है इन्फ्लेशन का, या इन्फ्लेशन का जो मसला है, या महंगाई का जो मसला है, ये महंगाई आ कहाँ से रही है, या इसके पीछे बड़े मुहर्रिकात कौन से हैं, या इन्फ्लेशन के बड़े मुहर्रिकात कौन से हैं। 4 बड़े मुहर्रिकात इस वक्त हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस महंगाई के लिए। पहला बड़ा मसला तो ये है कि हमारी पेंडेमिक की वजह से या कोविड की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है। सप्लाई चेन 2 वजहों से या 2 जगहों से डिसरप्ट हुई है, या उसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। एक तो यह है कि लॉकडाउन हुआ, जो ममालिक अशिया पैदा कर रहे थे अपने कंट्री के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए, उनको पीछे से इनपुट ही नहीं मिला। जब इनपुट ही नहीं मिला तो इसका मतलब है कि उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया। जब प्रोड्यूस नहीं किया, ना वो एक्सपोर्ट कर सके ना वो कंज्यूम कर सके, तो वहाँ पे एक शॉर्टेज का मसला आया। ये एक बड़ा मसला है जो कि डिस्कस होता रहा है। दूसरा बड़ा मसला है सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन के हवाले से ही शिपिंग का। शिपिंग में फिर 2 बड़े मसले हैं। एक तो है फाइनेंशियल साइड का, कि शिपिंग की फाइनेंशियल कॉस्ट बड़ी है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से भी एक इशू देखने में आ रहा है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो पोर्ट्स हैं वो फुली तौर पे मुकम्मल तौर पे वो अभी तक वर्किंग हालत में नहीं आई हैं। इसकी वजह से बड़े बड़े बैकलॉग्स हो रहे हैं। जिन कंट्रीज़ में जो पोर्ट्स थी वो फुली ऑटोमेटेड थी, वहाँ पे तो ज़ाहिर है कि वो शायद अपने दोबारा वर्किंग हालत में आ गई 100%, लेकिन जिन कंट्रीज़ में वो मैनुअल काम कर रहे थे या फुली ऑटोमेटेड नहीं थे, तो वहाँ पे अभी तक भी ये मसला मौजूद है कि वो फुली वर्किंग हालत में नहीं है, जिसकी वजह से जो बैकलॉग है उसको निकलने में टाइम लग रहा है। वो जब चीज़ें पहुँच ही नहीं रही हैं तो इसकी वजह से ये एक शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, और उसकी वजह से वो सप्लाई साइड का जो शॉक है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इन्फ्लेशन को बढ़ाने में। दूसरी साइड बड़ी वजह जो है वो है डिमांड साइड की। पूरी दुनिया में जो फिस्कल स्टिमुलस दिया गया, बहुत ज़्यादा फिस्कल स्टिमुलस था, बहुत ज़्यादा पैसे थे, वो हम नंबर जाके देख सकते हैं IMF की या वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा सेव किया। सेव का मतलब है कि सेव इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन उस वक्त हालात ही नहीं थे ऐसे कि वो लोग पैसा खर्च कर सकते। यानी कि वो ट्रैवल नहीं कर सके, उसका पैसा बचा, वो होटलिंग नहीं कर सके, उसका पैसा बचा, वो बहुत ज़्यादा लेयर शॉपिंग नहीं कर सके, उसका पैसा बचा, तो वो उनकी सेविंग्स बढ़ गई। हुआ क्या कि अब जिस वक्त ये दोबारा वर्किंग हालत में आया है दुनिया, जब जो कोविड के बाद दुनिया का जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो उसकी वजह से हुआ ये है कि वो सेविंग बाहर आना शुरू हुई हैं, तो उसकी वजह से एक डिमांड का इम्पैक्ट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाला इम्पैक्ट आया है। यानी कि लोगों ने उस सेविंग्स को बाहर निकाला, ख़र्चा किया, तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा एक दफ़ा दोबारा फिर महंगाई या इन्फ्लेशन हमारा बढ़ना शुरू हुआ। जो तीसरी बड़ी वजह है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट का बढ़ना। स्पेसिफिकली ये इमर्जिंग कंट्रीज़ के लिए, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये बड़ी वजह साबित हुई है। ये वजह क्यों साबित हुई है कि वो जो कंट्रीज़ थे पेंडेमिक के दौर में, वो अपने लिए जिनका हेल्थ केयर स्टेक पे था या हेल्थ केयर बहुत अच्छा नहीं था, वो अपने लिए वैक्सीन नहीं बना सकते थे, वो बाकी दूसरी अद्वियात भी नहीं बना सकते थे, तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा वैक्सीन या उन्होंने बाकी अद्वियात को इंपोर्ट करना शुरू किया, तो उसकी वजह से उनकी इंपोर्ट पे प्रेशर पड़ा। इसके साथ एक दूसरी वजह ये भी थी उनके करंट अकाउंट के ख़राब होने की, कि
जिन ममालिक को वो अपनी एक्सपोर्ट्स सेल करते थे, अपनी चीज़ें सेल करते थे या अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, तो वो चूंकि वो वहाँ पे उनकी डिमांड ख़त्म हो चुकी थी या कम हो चुकी थी लॉकडाउन की वजह से, तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सके और साइमल्टेनियसली उन्हें ये ख़तरा पड़ा कि शायद उनकी कंजम्पशन वाली चीज़ें अपने मुल्क में कम होंगी जो वो कंज्यूम कर रहे थे, तो उन्होंने उन चीज़ों की इंपोर्ट भी बढ़ा दी साइमल्टेनियसली, यानी कि एक तरफ से उनकी एक्सपोर्ट गिर रही थी, एक तरफ से इंपोर्ट बढ़ रही थी, तो उनके करंट अकाउंट के ऊपर एक प्रेशर पड़ा। उस करंट अकाउंट का डेफिसिट के बढ़ने की वजह से उनका एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हुआ उन कंट्रीज़ का। ये पर्टिकुलरली ये फिनोमेना रहा है इमर्जिंग मार्केट्स में। जब ये उनका एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हुआ है, तो हम जो इकोनॉमिक्स की किताबों में पढ़ते हैं कि एक्सचेंज रेट के डेप्रिशिएट होने की वजह से उनके इन्फ्लेशन के ऊपर एक पास थ्रू आता है, उसकी वजह से उनका इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, क्योंकि ये जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी जो जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बास्केट है, उसमें बहुत सारा इम्पैक्ट उसमें एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ जाता होता है एक्सचेंज रेट पास थ्रू का। तो एक बड़ी वजह ये भी थी। चौथी बड़ी वजह जिसको आजकल डिस्कस किया जा रहा है कि वो शायद रूस और यूक्रेन की वार की वजह से उनकी एनर्जी की प्राइसेस हिट हुई हैं, लेकिन ये अभी का फिनोमेना है, लेकिन ये अभी का फिनोमेना नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है कि एनर्जी की प्राइसेस जब से दोबारा लॉकडाउन खुला है तो एनर्जी की प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई हैं। लेकिन एनर्जी के साथ एक मसला ये भी है कि एनर्जी का पूरी दुनिया में एनर्जी का सेकेंड राउंड इफेक्ट आता है, तो इसकी वजह से जो एनर्जी की प्राइसेस एक दफ़ा बढ़ी हैं तो इसका इम्पैक्ट एक काफ़ी देर तक आएगा। अभी तक हमने जो बात की है वो ये बात हमने ये की है कि 4 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है। एक तो सप्लाई साइड का शॉक है या सप्लाई डिसरप्शन का शॉक है, दूसरा डिमांड साइड का शॉक है, तीसरा करंट अकाउंट डेफिसिट वाला शॉक है और चौथा एनर्जी वाला शॉक है। अब यहाँ पे हर कंट्री की अपनी अपनी रीडिंग है। कुछ इसको ट्रांजिटरी शॉक समझ रहे हैं, कुछ इसको परमानेंट शॉक समझ रहे हैं। जो ट्रांजिटरी शॉक समझ रहे हैं वो वेट एंड सी की पॉलिसी पे हैं, वो सेंट्रल बैंक्स के हम भी देखते हैं कि इसको इंटरवीन करना है कि नहीं करना, और जो इसको परमानेंट शॉक समझ रहे हैं वो उसको एग्रेसिवली इंटरवीन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि किसी मुल्क का मरकजी बैंक इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है कि इन्फ्लेशन को या महंगाई को कम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। जवाब इसका यह है कि हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं, जब हम समझते हैं, तो वहाँ पे किसी मुल्क का मरकजी बैंक की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। जिस मुल्क में उसके मरकजी बैंक की क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होती है वो वेट एंड सी की पॉलिसी को अपना सकता है। वो देख सकता है कि अगर थोड़ा सा मतलब अगर ये वो समझता है कि इन्फ्लेशन एक ट्रांजिटरी फेज का है या एक आर्जी इन्फ्लेशन है, तो वो इसको वेट एंड सी की पॉलिसी अपना सकता है। लेकिन जहाँ पे ये ख्याल है कि स्टेट बैंक या मरकजी बैंक, उस मुल्क का जो मरकजी बैंक है, वो मरकजी बैंक अगर अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने में स्ट्रगल कर रहा हो, तो वहाँ पे उसको एक एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से आना चाहिए, क्योंकि जो मरकजी बैंक की इंटरवेंशन होती है किसी मुल्क में, वो डिपेंड कर रही होती है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन स्टैब्लिश हो जाती हैं कि यहाँ से इन्फ्लेशन के मरकजी बैंक की किसी भी स्टेटमेंट को मार्केट कैसे एक्सपेक्ट करेगी, तो जो क्रेडिबल मरकजी बैंक हैं, जो जिनकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो चुकी है, वहाँ पे तो मार्केट उनको रिस्पॉन्ड करेगी। जिनकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रगल में है तो वहाँ पे मार्केट उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। जो सेंट्रल बैंक अपने टारगेट्स में स्ट्रगल कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अभी तक अपनी क्रेडिबिलिटी में भी स्ट्रगल कर रहा है। मतलब मिसाल अगर ये लें कि अगर एक सेंट्रल बैंक इस वक्त, अगर मैं बड़ी एक ट्रिकी सी सिचुएशन इन द केस ऑफ पाकिस्तान कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं इस वजह से कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें, तो हमें ग्रोथ को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी। अगर हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमें इन्फ्लेशन पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी तक बहुत वाज़िया एक टारगेट नहीं है हमारे पास कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या हमने ग्रोथ को जाने देना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये एक ट्रिकी सी सिचुएशन है। आज की वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि इस वक्त जो आलमी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस इन्फ्लेशन में कौन कौन से मुहर्रिकात हैं या इसकी डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं, आने वाली दुनिया में मरकजी बैंक अपना क्या रोल प्ले करेंगे। और आइंदा की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मरकजी बैंक, जो पाकिस्तान का मरकजी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके पास क्या क्या चॉइसेस हैं। थैंक यू सो मच।